नमस्कार दोस्तों, जो संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नायक सीरीज़ का पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 6 तक पढ़ चुके हैं और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, धोब या लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये बिहार में किया जाता है। ठीक, चलिए आगे क्या है। हिंदी पांचांग का अंतिम महीना कौन सा भैया? फाल्गुन। 1948 लंदन ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो किशन लाल थे। जनसंख्या का महान विभाजन काल वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को। अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में है। ममिता किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का है। त्रिपुरा के अन्य प्रमुख नृत्य और त्योहार वेलकम, लेबोंग, बुमानी, गजानन, मोसाक, सुलमानी, हिक, मेला, डोम, होजागिरी फेस्टिवल। चलिए आगे बात करें हम। गिद्दा, कीकली, गाजा ये पंजाब के हैं। फांगसांग हरियाणा का है। छोलिया उत्तराखंड। कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादक में से एक थे? तो वो कौन थे भैया? टी बाला सरस्वती। चलिए आगे बात करें हम। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार कौन हैं? गीता चंद्रन, मीनाक्षी श्रीनिवास, मीनाक्षी चित्तरंजन, रुक्मणी देवी अरुणेल, अलारमेल वल्ली, मालविका सरकार, निर्मला मेहता, सविता मेहता मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। विजयनी सतपथी ये ओडिसी से हैं। कुमुदनी लखिया ये कथक से हैं। कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का रेमन गैम्सेस अवार्ड कब मिला? तो वो भैया 1974 में मिला। चलिए, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना परफॉर्मेंस कब किया? 1966। लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 2001। मेलोडी क्वीन किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति महिला जो है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी और डी.के. पट्टम, एम.एल. वसंत कुमारी। वैजंती कुमारेश किस वाद्य यंत्र की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से हैं? तो वीणा। चलिए, वीणा के अन्य जो प्रमुख वीणा वादक हैं अब देखते हैं। तो सिद्धार्थ बनर्जी हैं, ज्योति हेगड़े और राजेश वैद्य, पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी और तरुण भट्टाचार्य और विश्वेश्वरन ये संतूर वादक हैं। संदीप दास और साबिर खान तबला वादक हैं। बुद्धादित्य मुखर्जी और इलियास खान ये सितार वादक हैं। मलयालम नववर्ष को केरल में कहा जाता है तो विशु कहा जाता है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है। उगादी फेस्टिवल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। गुड़ी पड़वा नववर्ष जो है महाराष्ट्र। वैसाखी पूर्व पंजाब। बोहाग बिहू असम। पाना संक्रांति जो है वो ओडिशा है। पुंथुडू तमिलनाडु का है। संवत्सर पांडवो ये गोवा का है। चेराओबा मणिपुर। नवरेह फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर। चलिए आगे चलें। आगे है जुड़ शीतल बिहार है। खिचड़ी महोत्सव उत्तर प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है भैया? 8.8 इंच से 9 इंच। क्रिकेट के बैट की लंबाई और चौड़ाई जो है 38 इंच और 4.2 इंच। चलिए, क्रिकेट स्टंप की लंबाई 28 इंच 72 सेंटीमीटर। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 20.11 मीटर 22 गज। क्रिकेट पिच की चौड़ाई होती है 3.05 मीटर। फीफा द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल के खेल में आमतौर पर प्रत्येक 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। बास्केटबॉल का वजन 600 से 650 ग्राम होता है। बास्केट की ऊंचाई जो है 3.05 मीटर होती है। बास्केट कोर्ट पर खेला जाता है। बास्केट का मैदान
28x15 मीटर होता है। बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? 5 होते हैं। वॉलीबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? 7। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? 9। रामसर सम्मेलन के अनुसार विश्व आदर्श भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 2 फरवरी। हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ? इंदौर। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करें अगर हम वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971। यह आदर्श भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया। यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित संधि और 1975 में लागू हुई। भारत 1982 में संधि में शामिल हुआ था। विश्व आदर्श भूमि दिवस जो है 2 फरवरी। थीम 2023 वेटलैंड रिस्टोरेशन। थीम 2024 आदर्श भूमि और मानव कल्याण। ठीक दोस्तों, वर्तमान में भारत में कुल 80 रामसर साइट हैं और भारत की पहली रामसर साइट है चिल्का झील, उड़ीसा, 1981 सी। चिल्का झील और केवलादेव घान राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे पुराना रामसर स्थल है, जिसे 1981 में घोषित किया गया था। दुनिया की पहली रामसर साइट जो है कोबोगर द्वीप, ऑस्ट्रेलिया है। भारत की नवीनतम 80वीं रामसर साइट जो है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन, तमिलनाडु। सर्वाधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में है, 16 हैं। दूसरा सर्वाधिक रामसर साइट जो है उत्तर प्रदेश में 10 और सुंदरावन आदर्श भूमि का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। हिमाचल प्रदेश की रेणुका आदर्श भूमि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। चलिए आगे बात करें हम। चलिए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, इसमें ऐसी रामसर साइट को शामिल किया गया जाता है जो अत्यधिक संवेदनशील हैं तथा जिनका क्षरण हो रहा है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भारत की 2 रामसर साइट शामिल हैं, जिसे पहली जो है वो कोटक झील मणिपुर की है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य भरतपुर राजस्थान। भारत के प्रमुख रामसर साइट जो हैं चिल्का झील उड़ीसा 1981, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1981 और लोकट झील मणिपुर 1990, वुलर झील जम्मू कश्मीर 1990, सांभर झील राजस्थान 1990, कोरेलू झील जो है आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बात करें। दीपोर बील जो असम में है, पोंग बांध झील जो हिमाचल प्रदेश में, अष्टमुड़ी झील केरल, वेम्बनाड आदर्श भूमि केरल, भीतरकनिका मैंग्रोव ये उड़ीसा है, रेणुका वेटलैंड जो है हिमाचल प्रदेश, होरेकरा वेटलैंड जो है जम्मू और कश्मीर में है, रुद्रसागर झील जो है त्रिपुरा में है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश में है, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश में है, शमसरपुर पक्षी अभयारण्य जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, समन पक्षी अभयारण्य जो है मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य जो है गोंडा उत्तर प्रदेश में है, सरसई नावर झील जो है इटावा उत्तर प्रदेश में है, कावर ताल बिहार 2020, लोनार झील जो है महाराष्ट्र 2020, सूर सरोवर झील जिसे कीथम झील आगरा उत्तर प्रदेश 2020, तसोकर आदर्श भूमि क्षेत्र जो है लद्दाख 2020, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो हरियाणा 2021, भीड़ावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा 2021। चलिए आगे बात करें। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य जो है गुजरात 2021, वघावन आदर्श भूमि क्षेत्र जो है गुजरात 2021 का है, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश 2021 और खिजड़िया पक्षी अभयारण्य जो है गुजरात 2022, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश 2022, साक्य सागर जो है मध्य प्रदेश, पाला वेटलैंड मिजोरम, पिचावरम तमिलनाडु है, पल्ली करुनाई जो है तमिलनाडु,
क्रिकली बर्ड सचेरू तमिलनाडु में है। आगे बात करें 2024 में शामिल भारत में के रामसर स्थल, 2024 में शामिल भारत के रामसर स्थल। अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य रिजर्व कर्नाटक, अघानिसी महाना कर्नाटक, मगधी कैसे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु। आदर्श भूमि क्या है? चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए आदर्श भूमि क्या है? आदर्श भूमि एक ऐसा स्थान है जहां पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है और ये जैव विविधता से सभी समृद्ध होता है। ये ऐसे भूमि क्षेत्र है जो हमेशा या मौसम से संतृप्त या जल मंगलम रहते हैं। आदर्श भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आदर्श भूमि वह क्षेत्र है जो सालों भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। भारत में आदर्श भूमि ठंडे एवं शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों तथा दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस क्षेत्र में पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता दर सर्वाधिक अंतर था? तो राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर जो है 79.19 है और राजस्थान की महिला साक्षरता दर 52.5 है। राजस्थान में महिला और पुरुष साक्षरता दर का अंतर 27.07% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है केरल है, जिसमें 94% साक्षरता दर है। चलिए दूसरा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य यूटी जो है लक्षद्वीप है, 91.8%। तीसरा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य मिजोरम 91.33 और भारत की कुल साक्षरता दर जो है 74.04 है। पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14 है और महिला साक्षरता दर 65.46। पुरुष और महिला साक्षरता दर का जो अंतर है 16.68। चलिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18। मौलिक अधिकार की बात करें, ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। ठीक, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 है और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 और शोषण विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को कहते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। आगे बात करें, अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध है और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 29 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के तहत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। पहला, भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संगठन, आंदोलन, निवास स्थान और व्यापार। चलिए आगे बात करें, हम अनुच्छेद 20 की अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती किस न्यायालय में दिया जाता है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षता, परमादेश, अधिकार प्रच्छन्न और प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 6 प्रकार के रिट जारी कर सकता है।
विधिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर केवल हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, अब ये देखिए। चलिए, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब कौन सी रिट जारी की जाती है, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है, तो आइवर जेनिस। डीपीएसपी लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र केसी वहीर ने किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी और मूल अधिकार एफआर संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा भैया? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी भारत के संविधान की अनूठी व्यवस्था है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी को संबंधित बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार चेक कहा, केटी साहा ने कहा। लोकपद के अनुचित ग्रहणाशा का सुधार किस रिट द्वारा किया जा सकता है? अधिकार प्रच्छन्न। चलिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए, कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक है? नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। नागार्जुन बौद्ध धर्म भिक्षुक थे। नागार्जुन बौद्ध धर्म का प्रचार करने कहाँ गए थे? चीन। चलिए, बौद्ध धर्म संगतियाँ। पहले बौद्ध संगति कहाँ हुई? 1483 BC राजगृह। शासक अजातशत्रु, हर्यक वंश और अध्यक्ष जो थे महाकाश्यप। चलिए, दूसरी बौद्ध समिति की बात करते हैं। दूसरी बौद्ध संगति जो है 383 BC वैशाली। शासक था कालाशोक और अध्यक्ष थे सबा कमीर। तीसरी बौद्ध समिति जो थी 225 BC पाटलिपुत्र। शासक अशोक और अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र। चौथी बौद्ध संगति जो थी प्रथम शताब्दी कुंडलावन कश्मीर। शासक कनिष्ठ थे, अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। चलिए, पांचवी बौद्ध समिति की बात करें हम, तो पांचवी बौद्ध समिति 1871 म्यांमार राजा मिंडन। चलिए आगे चलें। मिलिंदन पन्हो क्या है? पाली ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मिनाडर और बौद्ध धर्म भिक्षु नगरसेन की वार्ता का उल्लेख है। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत और सुक्ति पिटक धर्म का सिद्धांत और नदियों का संगम। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी। नंदप्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी और कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर और देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी। विष्णु प्रयाग धौली गंगा। चलिए, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बाएं रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और दाएं है सोन नदी, यमुना नदी। चलिए, सबसे अधिक मार्ग बदलने में कुख्यात नदी कौन सी है भैया? कोसी। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। चलिए आगे बात करें। चीन का शोक किसे कहा है? तो वहांग हो नदी को कहा है। यमुना की सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन। सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? कामेंग, सुबनसिरी, तिस्ता, लोहित और बराक। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन सी है? भीमा, मूसी, कोयना, घटप्रभा, तुंगभद्रा। गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में होता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड में होता है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों पर होता है। कौन सी नदी घाटी क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है? महानदी। चलिए,
कौन जो हो गया नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों के मध्य होता है। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई मध्य प्रदेश। नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग यूएसए से थे। भारत में पहली बार हरित क्रांति कब हुई? 1966 से 67। पीएम जो थे लाल बहादुर शास्त्री थे। और हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? चिदम्बरम सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का राजनीतिक जनक जो है चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति के जनक जो है अरुण कृष्णन। और गुलाब क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति के जनक जो है दुर्गेश पटेल जो हैं। चलिए आगे बात करें हम स्वर्ण क्रांति की। तो स्वर्ण क्रांति कहाँ पर है? स्वर्ण क्रांति के जनक जो है निरपुख तुतेज। और लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है। लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। और रजत क्रांति की मदर इंदिरा गांधी हैं। चलिए, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1937 में कृषि उत्पाद पर। इसे थोड़ा हम जूम आउट कर लें। चलिए आगे बात करें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यांक एमएसपी निर्धारण संबंधी संतुष्टि कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे हम CACP कहते हैं। चलिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का पुराना नाम क्या है? कृषि मूल्य आयोग। ठीक, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP किया गया। कुल कितने फसलों पर ASP प्रदान किया जाता है? 22 पर। अनाज 7 अनाज हैं, दाल 5 दाल हैं, तिलहन 7 और वाणिज्यिक फसलें 3 जैसे कपास, खोपरा, जूट। चलिए आगे बात करें हम गन्ने के लिए सरकार FRP प्रदान करता है। ठीक, FRP का क्या है? फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, जिसे उचित और लाभकारी मूल्य कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार किस मूल्य पर अनाज खरीदती उसे क्या कहते हैं? उसे न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP कहते हैं। 2024 में सरकार द्वारा निर्धारित MSP जो गेहूं का MSP है वो 2275। चलिए आगे बात करें। सरकार का जो MSP था 5650। मसूर दाल का MSP 6425। चना का MSP 5440। जौ का MSP 1850। किसी वस्तु का भार जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है और केंद्र पर शून्य होता है। W बराबर mg होता है। किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्वाकर्षण पर निर्धारित करता है। वायुमंडलीय का अचानक नीचे गिरना क्या संकेत करता है? तूफान। और वायुमंडलीय दाब का धीरे धीरे नीचे गिरना क्या संकेत करता है? बारिश। और वायुमंडलीय दाब का धीरे धीरे ऊपर उठना क्या संकेत करता है? साफ मौसम। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर का आविष्कार टारसेली ने किया था। और एक ट्रेन जैसी ही चलना आरंभ करती है। इसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुकने जाता है। यह किस कारण से होती है भैया? तो ये होती है गति। इसका कारण क्या है? गति। चलिए, गति का जड़त्व। इसका कारण क्या है भैया? गति का जड़त्व। गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर इसमें बैठे यात्री का सर आगे की ओर झुकता है विराम जड़त्व के कारण। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग में लाया जाता है? क्लोरीन, जिसे हम Cl कहते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा पाउडर मिलाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे CaOCl2 कहते हैं। कौन सी धातु किस किस्म से मिलकर बनी होती है? पीतल, कॉपर और जिंक से। स्टेनलेस स्टील जो है क्रोमियम, निकल और आयरन से। कांसा जो है कॉपर और टिन से। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकॉल से। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है।
चलिए आगे बात करें हम जीवाणु। चलिए जीवाणु जनित रोग प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिश, निद्रा रोग। जीवाणु से होने वाले रोग प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, टेटनेस, निमोनिया, एंथ्रेक्स। चलिए विषाणुओं वायरस से होने वाले रोग जो हैं रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, मिजल्स और इबोला, पोलियो, डेंगू, जीका वायरस, एड्स। डेंगू रोग यह वायरस जनित रोग है। वाहक जो है एडीज मच्छर है और डेंगू के लिए विश्व की पहली वैक्सीन जो है डेंगू वैक्सिया है। चलिए मलेरिया की बात करें हम आगे, तो मलेरिया इसमें वाहक को है मादक एनाफिलीज मच्छर है। रोग का कारण है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। इसमें आरबीसी प्रभावित होता है। उपचार कुन्नेन सिकोना वृक्ष। विश्व मलेरिया दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया की पहली वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स आई थी। चलिए चिकनगुनिया और जीका वायरस एशियाई बाघ मच्छर के काटने से होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है? छत्तीसगढ़। सीएम मितान योजना छत्तीसगढ़ में है। सीएम मतहारी न्याय रथ योजना छत्तीसगढ़। हमर सुघर लायक अभियान जो छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे बात करें हम, चलिए आगे क्या है, स्कूल ऑन व्हील योजना मणिपुर में है। कमल योजना मिजोरम में है। सीएम बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? देवेंद्र झांझरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने दीपा मलिक का स्थान लिया है। ठीक दोस्तों, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दीपा मलिक शॉट पुट गेम्स 2016 सिल्वर पदक जीता था। पैरा ओलंपिक में गोल्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो थे मुरलीकांत पेटकर 1972। देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। पहले पैरा ओलंपिक गेम कब हुए? 1960 रोम में। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति को स्थापना 1962। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना 1989। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है बॉन जर्मनी में। और हाल ही में किस राज्य में माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है भैया? असम। काई चटनी का जीआई टैग ओडिशा। आदि केकरिया और वांचो लकड़ी अरुणाचल प्रदेश। रीसा पोशाक त्रिपुरा और हनुमानगढ़ी लड्डू अयोध्या। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय पूजा कृषि विज्ञान मेला शुरू हुआ है? झारखंड। 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर झारखंड में। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है झारखंड। विधवा पुनर्निर्वाह के जनक ईश्वर चंद्र विद्यासागर झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं चपई सोरेन। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।